वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब शो को आगे बढ़ाते हैं। छटनी के दौर में अब किस तरह से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आईटी नॉन आईटी सभी तरह की कंपनियों में एक छटनियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको पिंक स्लिप्स मिल चुकी है, जो निकाले जा चुके हैं, अब आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। आपके ऊपर लोन की ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड का बकाया है, आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, आपका घर का खर्च है, किस तरह से इसकी आपको चुकाई की रणनीति अपनानी चाहिए। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको संभल कर आगे चलना है, ताकि आपके ऊपर अगर ले ऑफ जैसी किसी भी काले बादल का असर पड़ता है तो कैसे आप निपटें, इसके लिए भी आपको हम तैयार करेंगे, आपको रणनीति हम देंगे। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मनी एडी स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या, जो आपको इस पर तमाम बारीकी से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कराएंगे। अर्नब जी, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। तो वैसे ले ऑफ की खबरें तो आए दिन हम सुनते ही रहते हैं, अलग अलग देसी हो विदेशी हो सभी तरह की कंपनियां जो हैं वो छटनी कर रही हैं, पिंक स्लिप्स दे रही हैं लोगों को, क्या आईटी और क्या नॉन आईटी कंपनियां। अब जो लोग इस तरह के मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने लिए कोई कंटिजेंसी इमरजेंसी प्लान नहीं बनाया हो, तब तो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कमाई का सोर्स है वो रुक चुका है। और जितना जल्दी हो सके आपको उसको सुनिश्चित करना होगा कि वो फिर से शुरू हो जाए। लेकिन जब तक आपका एक कमाई का दौर शुरू होता है, तब तक आपके ऊपर जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी आपको प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, इस पर पहले हम फोकस कर लेते हैं। और उसके बाद हम एक बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे कि कैसे इस तरह के अनसर्टेनिटीज़ के लिए, अनिश्चितताओं के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन अर्नब जी, अभी जो मौजूदा लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे। मान लीजिए उनके पास कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो हर किसी के जहन में आता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ही पहले तोड़ा जाए। अगर इन्वेस्टमेंट्स को ही तोड़ने की बात आती है तो उसमें भी किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना चाहिए, किस तरह के खर्चों के लिए, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। जी, अगर किसी भी व्यक्ति को आज की तारीख में अगर ले ऑफ का सामना करना पड़े, तो पहले तो जिस समय ले ऑफ होता है तब उनको ये देखना चाहिए कि उनके पास इन टर्म्स ऑफ कोई लिक्विड फंड्स है या नहीं। मान लीजिए कि आपने कोई इमरजेंसी फंड बनाया ही नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि ऐसी एक केस भी हो सकती है जहां पर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड है नहीं, तो उसमें आपको तुरंत ये चीज करनी पड़ेगी कि जैसे ही आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब का जो लास्ट पेमेंट आएगा, उसमें उस पेमेंट में काफी 2-3 प्रकार के हिस्से होंगे। एक होगा लास्ट पेड सैलरी, दूसरा होगा, मान लीजिए कि आपने थोड़े समय के लिए काम किया होगा, तो उसकी ग्रेच्युटी या कोई एडिशनल पेमेंट्स, शायद आपने कोई लीव एनकैश नहीं की है, तो उसका भी आपको पेमेंट मिल सकता है। तो पहली चीज आपको ये करनी है कि जो भी अमाउंट ले ऑफ के बाद आए, उसको खर्च के लिए, उसके लिए स्पेसिफिक प्लानिंग करें, और प्लानिंग इस तरह से करें कि जो इमीडिएट एक्सपेंसेस है, जैसे कि ईएमआई है, बच्चों की पढ़ाई है, जो जरूरियात के खर्च है, उसके लिए उसे पहले साइड पर रख दें। अब बात आती है कि ये तो वन टाइम का एक रिसीट है, जब तक आप एक नई जॉब लेते नहीं है तब तक रेगुलर इनकम बंद हो जाएगी। तब आपको देखना चाहिए कि आपके सेविंग्स अकाउंट में और कितनी लिक्विडिटी आपके पास है, उसे भी इसी प्रकार एलोकेट करनी चाहिए। फिर तीसरा स्टेज आता है, जब वो भी खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपके लिए ऑप्शन ये बचता है कि अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें। अब अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ आपने शायद एक अच्छा पोर्टफोलियो अगर बनाया है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के एसेट क्लासेस होंगे, अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। तो उसमें अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म डेट फंड हो, उसे पहले निकालना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स हो, यानी कि डेट में निवेश हो, उसे पहले निकालना चाहिए। और ये सब होने के बाद ही आपको अपने इक्विटी ओरिएंटेड एसेट्स की ओर जाना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि जो डेट में अगर आप निकाल लेते हो, तो उसमें जो इम्पैक्ट आता है आपको, वो कम आएगा एज कंपेयर टू इक्विटीज। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद होपफुली इतना तो समय चला गया होगा जब कि आपके पास टाइम हो कि आप एक नई सोर्स ऑफ इनकम
शुरुआत उसकी कर लें। अर्णव जी, एक चीज़ जो लोग करते हैं वो ये है कि इस तरह के मुश्किल दौर से गुजरने के लिए वो और कर्ज अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आपने सारे एग्जॉस्ट कर लिए हैं या अगर आपके पास पर्याप्त निवेश नहीं है, तब तो हम कहते हैं कि आप करीबी और या रिश्तेदारों से पैसे लेकर कोशिश कीजिए कि समय को निकाला जाए, उनसे उधार लिया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड को लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। इस तरह के लोगों को आप क्या सलाह देंगे? ये पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की जो स्थिति है, ये कब आनी चाहिए? इसके पीछे क्या वजह होनी चाहिए? देखिए, अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो, आपने अपने पूरे इन्वेस्टमेंट्स को साफ कर दिया हो और आपके पास अपने रिश्तेदारों या कोई करीबी के पास से भी आप अगर पैसा न ले सको, तब ये स्टेज आता है कि आपको इस प्रकार का महंगा कर्ज लेना पड़े। क्योंकि पर्सनल लोन्स के रेट्स आपको 15-16 से 20-22% कहीं पे भी आपको ये कॉस्ट होगा। उससे इवन वर्स है क्रेडिट कार्ड, जहां पर आप तो इवन 36 टू 48% का चार्ज आपको लगता है। तो इस प्रकार के हाई कॉस्ट बोरोइंग की तरफ जाना आपको अवॉइड करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और फिर ये इस प्रकार का कर्ज लेना पड़े, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसके लिए भी आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। पहली बात तो कोई प्लान होना चाहिए कि उसे आप कैसे पहले वापस करने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि इंटेंस एफर्ट्स होने चाहिए कि आपकी कोई भी प्रकार की इनकम शुरू हो जाए, ताकि इस पर जो बोझ है इन टर्म्स ऑफ हाई कॉस्ट बोरोइंग वो कम से कम रहे। लेकिन पॉइंट यही है कि आपको इस प्रकार के हाई कॉस्ट कर्ज को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे जो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ेगा वो सिर्फ ना एक शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन उसे सुधारते सुधारते आपको काफी समय लग सकता है। इसीलिए इससे बचना जरूरी है। चलिए, अब एक और अहम सवाल पे मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि मान लीजिए आपके पास पर्याप्त इन्वेस्टमेंट्स है भी, अपने फंड्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना और सही तरीके से बजटिंग करना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अर्णव जी। तो कैसे सही तरीके से आप बजटिंग करें? अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, आपने अपने निवेश को ही तोड़ा है, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट को ही तोड़ा है, या आपने करीबी रिश्तेदारों से उधार ही लिया है, समझदारी से उन पैसों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये मुसीबत का समय कब ख़त्म हो आप नहीं जानते। जितना जल्दी ख़त्म हो उतना अच्छा है, लेकिन ये कितना लंबा चलेगा आपको नहीं पता। बजटिंग कैसे कर लेनी चाहिए अर्णव जी? बजटिंग के लिए आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला होना चाहिए कि आपके सभी एक्सपेंसेस पहले आपको लिस्ट डाउन करने हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पर स्पेंड कर रहे हो, कितना स्पेंड कर रहे हो। उसके बाद आता है कि प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी, किस एक्सपेंसेस को आपको स्पेंड करना ही है। और उसमें तो ये तय करना भी काफी इजी होता है। जो ईएमआई आपके होते हैं, आपके घर चलाने का खर्च होता है, आपके खाने पीने का खर्च होता है, स्कूल बच्चों की स्कूल फीस, उनकी जरूरतों के लिए जो चाहिए वो सब तो खर्च आपको करने ही है। तो वो प्रायोरिटी में आने चाहिए। जितने भी एक्सपेंसेस आप बचा सकते हो उसको आपको तुरंत कटौती करनी चाहिए। अगर आपकी स्थिति इस प्रकार की है कि जहां पर आपके पास पर्याप्त अमाउंट नहीं है टू मीट योर नॉर्मल एक्सपेंसेस और आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, पर ये बहुत जरूरी है कि आप खर्च पर भी एक कटौती रखें। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो भी इनकम आएगी वो कम ही पड़ेगी। और अगर ये ले ऑफ लंबे समय तक चला, यानी कि आपको एक नई नौकरी और नई इनकम की शुरुआत तुरंत ना हुई या काफी महीने लग गए, तो फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी बिगड़ सकती है। तो इसीलिए एक्सपेंसेस पर कटौती रखें और जो जरूरत जरूरत की एक्सपेंसेस है वहां पर केंद्रित करें अपना ध्यान, ताकि उस पर डिसरप्शन ना हो, आपकी नॉर्मल लाइफ में डिसरप्शन ना हो। लेकिन थोड़ा जो बेल्ट टाइटनिंग हम कहते हैं वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समय थोड़ा कठिन है। तो उसके लिए आपको पर्याप्त मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। चलिए, जल्दी से एक और आखिरी सवाल। ये तो उन लोगों की हमने बात कर ली है जो कि इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं, या जिस तरह का माहौल चल रहा है, किसी को नहीं पता कि गाज कब किसके ऊपर गिरेगी, इस तरह की आर्थिक संकट की आपके पास एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। तो संक्षिप्त में अर्णव जी, क्या होना चाहिए इमरजेंसी प्लान में? किस तरह के खर्चे काउंटिंग कर लेने चाहिए?
इमरजेंसी प्लान में 3-4 चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो एक आप ध्यान रखें अपने ईएमआई 30 टू 33% ऑफ योर टोटल इनकम से ज्यादा ना हो। दूसरी बात कि एक्सपेंसेस पे आप कंट्रोल कीजिए। जो आपको जरूरत नहीं है वो मत कीजिए। तीसरा, सेविंग जरूर कीजिए क्योंकि उससे आपका कोई इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होगा जो आपके काम आएगा इन द फ्यूचर। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्चुअली पहला स्टेप है कि हर एक वक्त एक इमरजेंसी फंड रखिए। 6 से 8 महीने तक अगर आपके एक्सपेंसेस यहाँ से निकल जाते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवालों की ओर अब हम रुख करते हैं। और पहला सवाल ट्विटर से राकेश का है और नए टैक्स स्लैब को कितने लोगों ने चुना, किन लोगों को नए स्लैब में जाना चाहिए, ये इनका सवाल है। अर्नब जी। देखिए कितने लोगों ने आज की तारीख तक नए स्लैब को चुना है इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमें तो यही मान के चलना चाहिए कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने इसे चुना नहीं है। और इसका सिंपल प्रूफ तो यही है कि क्योंकि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इतनी सारी अ, मेहनत की है इस नए टैक्स सिस्टम को अट्रैक्टिव करने के लिए, उसका मतलब ये साफ है कि लोगों ने एग्जिस्टिंग जो ढांचा है या स्ट्रक्चर है उसमें बहुत रुचि दिखाई नहीं है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, कौन से लोगों को नए सिस्टम में जाना चाहिए? जिन लोगों ने पुराने सिस्टम में पूरा का पूरा जो डिडक्शन का बेनिफिट था जो वो नहीं ले रहे, यानी कि उन्होंने पूरा का पूरा सेक्शन 80C, जो मेडिकल इंश्योरेंस का सेक्शन है सेक्शन 80D, प्लस जो हाउसिंग लोन का पूरा 2 लाख का अमाउंट है, अगर वो ये सब पूरा नहीं कर रहे थे तो उनके लिए नया सिस्टम अच्छा सिस्टम रहेगा। और जिन लोगों को ने पूरा का पूरा डिडक्शन ले रहे थे उनके लिए पुराना सिस्टम, एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसके मुताबिक पुराना सिस्टम ही उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। करते हैं जल्दी से गुवाहाटी से विकास कुमार का सवाल मैं लेना चाहूंगी। विकास मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। विकास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, यहाँ पर इनका फ़ोन कट गया, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद इन्हें हर महीना लगभग 79,000 चाहिए और 12 साल का समय है और ये 47,000 रुपये हर महीना 12 साल के बाद 47,000 रुपये हर महीना ये लेना चाहते हैं, मतलब इन पाना चाहते हैं। फ़िलहाल पोर्टफोलियो जो है इनका वो 30 लाख का है और ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट्स है क्या उसके ज़रिए इनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 1.49 लाख कह रहे हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स हर महीना आगे कर रहे हैं और 30 लाख रुपए ये एग्जिस्टिंग वैल्यू 30 लाख बता रहे हैं और 7 साल के बाद 23,000 रुपये हर महीना इनको चाहिए होगा। विकास मेरे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विकास, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग विकास। ओके, तो आपका सवाल है कि 7 साल के बाद 1 करोड़ चाहिए, 12 साल के बाद 1.5 करोड़ चाहिए। यस मैम। और आपने 30 लाख रुपए डाले हैं म्यूचुअल फंड में, 75,000 की आपकी SIP है। यस मैडम। तो आपको बस इतना जानना है कि इस लक्ष्य के लिए आपको कितना और निवेश करना है। राइट मैडम, ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो थोड़ा जानना था मुझे। ठीक है, अर्नब जी क्या सलाह होगी? देखिए इन्होंने 3 गोल अपने हाईलाइट किए हैं। एक गोल है 7 साल के बाद, दूसरा गोल है 12 साल के बाद और तीसरा गोल सुगंधा, ये क्या है खोला हुआ है? 18 साल के बाद, जहां पर उनको 6 करोड़ चाहिए। तो पहले हम रिवर्स जाते हैं कि जो 18 साल के बाद का जो गोल है उसके लिए अगर इनको 6 करोड़ एक्यूमुलेट करने हैं तो एट अ कंपाउंडेड रेट ऑफ 12% उनको लगभग 79,000 का निवेश हर महीने करना पड़ेगा। दूसरा जो गोल है 12 साल का, उसके लिए अगर उनको ये अचीव करना है तो उनको अराउंड तकरीबन 47,000 पर मंथ का निवेश करना होगा। और तीसरा जो शॉर्ट टर्म गोल है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि इस गोल के लिए जो एग्जिस्टिंग 30 लैक्स उन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं वो इस गोल के लिए पहले यूज होंगे। तो उस 30 लाख का एक्यूमुलेशन पे ग्रोथ प्लस एडिशनल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड
अगर हम देखें तो ये 23,000 के आसपास आता है। तो ओवरऑल हम इसको टैली कर दें तो 1.5 लाख अराउंड अगर वो निवेश करते हैं और वो 12% कंपाउंडेड अर्न करता है तो इनके ये तीनों गोल अचीव हो जाएंगे। आज की तारीख में अगर हम फिगर्स देखें तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 75,000 पर मंथ है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि उनको ये तीनों गोल अचीव करने के लिए उनको एग्जिस्टिंग निवेश को आगे जाते हुए डबल करना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि तकलीफ इसमें एक ही है कि 2 गोल 12 और 18 साल वाले के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन ये जो 7 साल का गोल है उसके लिए उनको जो एलोकेशन है वो इमीडिएटली करना होगा, लेकिन दूसरों गोल के लिए टोटल जो 1,50,000 तक जाना है वो धीरे धीरे करके वो बढ़ा सकते। ऑलराइट विकास, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अर्णव जी बताइए, आपका आज का गुरु मंत्र क्या होगा? देखिए, जब हम निवेश करते हैं तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अब जो दूसरा कुछ कर रहा है तो वो उनकी नीड्स या उनकी जरूरियत के मुताबिक कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ और अच्छा है दूसरों के लिए वो आपके लिए भी सही हो। तो इसीलिए दूसरों को देख के उसे कॉपी ना कीजिए। आप अपने लिए देखिए, ये तय कीजिए कि मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या अच्छा है, और उसके मुताबिक अपना पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाइए और उसके मुताबिक निवेश कीजिए। तो कुछ भी हो, कई बार हम तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर को भी मिमिक करते हैं। तो ये सब एक थियरी में अच्छा है, लेकिन रियलिटी और प्रैक्टिकल टर्म्स में आपको अपनी जरूरत को देख के अपने निर्णय लेने चाहिए। ऑलराइट, तो ये है गुरु मंत्र आज का। इसी के साथ अर्णव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। लेकिन